अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्निंग। आज हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 3 है सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का, दैट इज़ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? आपके पास जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर ग्रुप वाइज कुछ अरेंजमेंट की हुई है एलिमेंट्स की, तो ग्रुप 1A और ग्रुप 2A एलिमेंट्स जितने भी हैं वो सारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से पहचाने जाते हैं। अब ये वजह क्यों है? क्योंकि आपके पास जो उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसका आउटर मोस्ट शेल एस ब्लॉक या एस शेल होता है। तो हमारे पास टोटल 4 किस्म के ऑर्बिटल्स हैं, एस, पी, डी एंड एफ। तो जहां पर आपके पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस शेल में आएगा, जिस ऑर्बिट में आएगा, उसे हमने कैटेगराइज कर दिया कि वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे। तो आपके ग्रुप 1A और ग्रुप 2A के तमाम एलिमेंट्स, इनका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो आपके एस ऑर्बिटल में आता है। NS1 NS2 का मतलब ये है कि आपके पास n नंबर ऑफ शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है या नंबर ऑफ पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और S1 का मतलब S ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है और S2 का मतलब S ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अब यहाँ पर आपके पास एक टेबुलर फॉर्म में ग्रुप 1A और ग्रुप 2A के एलिमेंट्स गिवन है कि आपके पास लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप देखें, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हीलियम की होती है उसी तरीके से आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिथियम की होती है, लेकिन उसके पास एक इलेक्ट्रॉन इजाफी होता है। वो इजाफी इलेक्ट्रॉन S ऑर्बिटल में आता है और सेकंड शेल के S ऑर्बिटल में आता है। सोडियम की बात करें अगर, तो सोडियम का आपके पास एटॉमिक नंबर 11 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पर सेम होती है एज नियॉन। ये सारी आपकी नोबल गैसेज हैं। इन नोबल गैसेस के इक्वल इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, लेकिन जो इजाफी एक इलेक्ट्रॉन होता है वो इनके S ऑर्बिटल में आता है। और इन तमाम एलिमेंट्स की वैलेंसी यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। +1 का मतलब ये अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो आपके पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारे एलिमेंट्स हैं ग्रुप 1A के। और उसी तरीके से ग्रुप 2A के एलिमेंट्स हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम एंड सो ऑन। ये आपके पास ग्रुप 2A के एलिमेंट्स हैं। इन सब की वैलेंसी +2 होती है। इनके आउटर मोस्ट S ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये आपके एलिमेंट्स थे ग्रुप 1A और ग्रुप 2A के एलिमेंट्स। कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे कि फ्रेंशियम और रेडियम, ये रेडियो एक्टिव होने की वजह से इस ग्रुप से निकाल दिए गए थे। और यहाँ पर इनके ग्रुप 1A के एलिमेंट जितने भी हैं उन्हें हम कहते हैं अल्कली मेटल्स, क्योंकि ये आपके सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और ये अल्कलाइन होते हैं यानी बेसिक नेचर रखते हैं। ग्रुप 2A के एलिमेंट्स जितने भी हैं इनको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। अब इनके हाइड्रो ऑक्साइड्स ये भी अल्कलाइन ही होते हैं, बेसिक ही होते हैं, लेकिन दे आर स्पेरिंगली सॉल्युबल यानी बहुत थोड़ी मिकदार में पानी के अंदर डिसॉल्व होते हैं। और ये मेटल्स अर्थ के अंदर इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स मौजूद होते हैं। यानी कि आपके पास फॉर एग्जांपल कैल्शियम है तो कैल्शियम ऑक्साइड की फॉर्म में मिल जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्म में मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास ग्रुप 1A और 2A के एलिमेंट्स हैं। अब जितने भी एलिमेंट्स दोनों ग्रुप के हैं, ये एक्सेप्ट बेरिलियम जितने भी हैं, ये आपको एक कोवलेंट बॉन्ड कंपाउंड्स बना के देंगे, यानी कि इन कंपाउंड्स के अंदर कोवलेंट बॉन्ड ज़्यादातर पाया जाएगा। ये आपके पास कलरलेस आयनिक कंपाउंड्स भी बना के देंगे। अगर पोटेशियम पर मैग्नेट की बात करें तो ये पिंक कलर का होता है बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेट आयन। ये जो मैग्नीज है ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, इस वजह से आपके पास यहाँ पर ये कलर इसका डिफरेंट होता है। और मजीद इन कंपाउंड्स के पास फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, यानी इनकी वैलेंसी फिक्स होती है +1 और +2। ये इसके अलावा अगर हम इनके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगी। अमूमन ये सिर्फ 1 या 2 इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली निकालते हैं अपने अंदर से ग्रुप 1A और ग्रुप 2A के एलिमेंट। अब जितने भी कंपाउंड्स ग्रुप 1A और ग्रुप 2A एलिमेंट्स के हैं वो सारे के सारे आपस में जो डिफर करते हैं, मुख्तलिफ होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उनकी सॉल्युबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी की वजह से होते हैं। और ये डिफरेंसेस उनकी प्रॉपर्टीज़ में आते हैं इस वजह से उनके आयनिक साइज और चार्ज डेंसिटी की वजह से। अब यहाँ पर जो लाइटेस्ट एलिमेंट्स है आपके जैसे कि लिथियम और बेरिलियम, इन ग्रुप के ये यूनिक हैं बहुत सारे मुख्तलिफ वेज में। जैसे कि आपके पास इनका स्मॉल साइज होता है जिसकी वजह से इनके पास हाई चार्ज डेंसिटी होती है, और इस हाई चार्ज डेंसिटी की वजह से जो इनके आयंस बनते हैं ये आपके पास स्ट्रॉन्ग पोलराइजिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं और इनकी हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है। अब आपके जो लिथियम और बेरिलियम हैं ये दोनों आपस में डिफ़र करते हैं बहुत ज़्यादा अपने आगे वाले एलिमेंट से, जिनकी सेम प्रॉपर्टीज़ हैं, सेम वैलेंसी है, लेकिन उनसे ये बहुत डिफ़र करते हैं। लिथियम आपके पास ज़्यादा सिमिलैरिटी रखता है टू इट्स डायगोनल नेबर जो कि मैग्नीशियम है। अगर आप अपने पीरियोडिक टेबल में देखें तो अगर लिथियम यहाँ पे है तो मैग्नीशियम यहाँ पे होगा, ये डायगोनल में।
इसी तरीके से आपके पास जो बेरिलियम है ये आपके पास रिजेम्बलेंस शो करता है टू एल्युमिनियम, ये भी आपका डायगोनल नेबर है। अब ये दोनों आपके पास लिथियम जो है वो बेरिलियम ग्रुप यानी 2A एलिमेंट के अंदर मैग्नीशियम आता है, और इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर अगर बेरिलियम की रिजेम्बलेंस देखें एल्युमिनियम से तो ये आपके बोरॉन के ग्रुप में आता है डायगोनल में 3A एलिमेंट से। तो यहाँ पर आपके पास ये डायगोनल के अंदर आपके एलिमेंट से काफ़ी ज़्यादा रिजेंबल करते हैं। तो ये सारा इंट्रोडक्शन था आपके ग्रुप 1A और ग्रुप 2A के एलिमेंट्स का। अब चलते हैं ग्रुप ट्रेंड्स की तरफ कि आपके अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में क्या ट्रेंड होता है। अब हम हमेशा अपने ग्रुप ट्रेंड्स के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं, जैसे कि आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, हीट ऑफ हाइड्रेशन, साइज ऑफ एटम्स या उनके आइंस और कुछ अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। वो सारी हम बातें यहाँ पर ग्रुप ट्रेंड के अंदर स्टडी करते हैं। तो पहली स्टडी करते हैं प्रॉपर्टी को, जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप कहते हैं किसी भी एलिमेंट की द एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्योंकि आपके पास जितने भी ग्रुप 1A और ग्रुप 2A के एलिमेंट्स हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, अट्रैक्ट नहीं करते, तो आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत थोड़ी होती है, इनकी वैल्यू बहुत कम होती है। ये ज़्यादातर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। और जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी फ्रॉम लिथियम टू सीजियम, और जैसे ही आप ऊपर की तरफ आएंगे फ्रॉम सीजियम टू लिथियम तो आपके पास इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। तो अगर हम बात करें यहाँ पर डाउन द ग्रुप, ये आपके पास ग्रुप है एक, लिथियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद पोटेशियम, पोटेशियम के बाद आपको रुबिडियम एंड देन सीजियम। तो डाउन द ग्रुप आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ऑब्जर्व करें तो डिक्रीज हो रही है। तो हमारे पास जो पॉलिंग्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेबल है या वैल्यूज़ हैं ग्रुप 1A और 2A एलिमेंट्स की, वो यहाँ पर कुछ आपको गिवन है, और अगर आप ऑब्जर्व करें तो आपके डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी डिक्रीज होती है। इसी तरीके से आपके पास आयनाइजेशन पोटेंशियल है। आयनाइजेशन पोटेंशियल हम कहते हैं वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो किसी भी एटम को हमें देनी पड़ती है टू फॉर्म एन आयन। अब जो आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये आपके जनरली लो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज रखते हैं, यानी कि इनको आयनाइजेशन एनर्जी कम देनी पड़ती है अगर पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है। वजह उसकी ये है कि इनके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सारे बहुत इफेक्टिवली न्यूक्लियस को शील्ड किए हुए होते हैं। जो आपके के शेल और एल शेल है ये आपके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मौजूद होता है। अब अगर बात करूँ मैं फॉर एग्जांपल सोडियम की, तो सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें से 10 इलेक्ट्रॉन्स आपके बिल्कुल कंप्लीटली फिल्ड हैं अंदर के शेल और एल शेल के अंदर। आपके पास एम शेल के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। अब जो आपकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है, इसका मतलब ये कि पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो आपके अल्कली मेटल्स के अंदर कम होती है एज कम्पेयर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। आपके पास यहाँ पर एक ही पीरियड के अंदर अगर बात की जाए, फॉर एग्जांपल सोडियम और मैग्नीशियम की बात करूँ, सेम पीरियड के अंदर ये एग्जिस्ट करते हैं, तो मैग्नीशियम के पास एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन है, यानी उसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर ज़्यादा होंगे, और इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन होने की वजह से आपके पास इंक्रीज आता है इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स। जो आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके अंदर इंक्रीज आता है बिटवीन न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। अब जो आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस है, जाहिर है जिसके न्यूक्लियस में ज़्यादा एनर्जी होगी वो ज़्यादा इफेक्टिवली होल्ड करे हुए होगा आपके इलेक्ट्रॉन को, जिसके न्यूक्लियस के अंदर कम एनर्जी होगी वो इतना इफेक्टिवली होल्ड नहीं किया हुआ होगा आपके इलेक्ट्रॉन को। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपके पास आयनाइजेशन एंथैल्पीज में डिक्रीज नज़र आएगा आपके ईच सीरीज़ के अंदर। फॉर एग्जांपल ग्रुप 1A के एलिमेंट्स अगर देखूँ तो उन सब के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन जैसे जैसे आपका साइज़ बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इनको कम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, आपके पास इनके न्यूक्लियर होल्ड कम होता जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक टेबल के अंदर इन्होंने समराइज़ करके दिखाया हुआ है कि जैसे जैसे आप नीचे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको कम से कम आयनाइजेशन एंथैल्पी देनी है पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। लेकिन अगर सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो वो आपके पास कम तो हो रही है लेकिन ज़्यादा अमाउंट चाहिए। अगर आप पहले और दूसरे को कंपेयर करें तो पहले में कम एनर्जी देनी पड़ रही है, सेकंड में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है। और इसी तरीके से ग्रुप 2A के एलिमेंट्स की बात अगर करें तो यहाँ पर ग्रुप 1A के मुकाबले एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती है ताकि आप एक इलेक्ट्रॉन को निकाल सकें, और बदले में एनर्जी आपको इतनी देनी पड़ती है। और इसी तरीके से अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपके कंपैरिजन में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, इसमें भी एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज ही हो रही है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है कि आपके पास ग्रुप 1A एलिमेंट्स के अंदर इतनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी क्यों देनी पड़ती है दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो उसका जवाब ये है कि आपके पास फॉर एग्जांपल सोडियम की अगर बात करूँ तो ये उसका न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्रोटॉन अगर 11 हैं और न्यूट्रॉन आपके पास 12 हैं, और अगर मैं
इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करता हूँ तो मेरे के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, आपके एल शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और इसी तरीके से आपके पास एम शेल के अंदर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन आता है। फर्स्ट आयनाइजेशन का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अब ये शेल आपका ख़त्म हो गया। आपके पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो शेल बाकी बचा वो ये बचा। ये जो आपके पास स्टेट है ये इंतहाई स्टेबल स्टेट है। ये आपका शेल होता है तकरीबन नोबल गैसेस के बराबर। तो अगर ये स्टेट हम देखते हैं सोडियम की, तो इस वक्त ये स्टेबल है, इसका आउटर मोस्ट शेल बिल्कुल कंप्लीट है। अगर अब मैं इसका 1 इलेक्ट्रॉन निकालना चाहूँगा तो एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 2A एलिमेंट्स मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगी। इस वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है एज़ कम्पेयर टू दिस ग्रुप 2A एलिमेंट। उम्मीद है ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पीज़ हैं ये डिपेंड करती हैं आपके एलिमेंट ने कितना टाइटली होल्ड किया हुआ है आपके इलेक्ट्रॉन को जो एस ऑर्बिटल के अंदर है, और ये सब डिपेंड करता है उनके साइज़ पे। आयनाइजेशन एंथैल्पीज़ आपकी डिक्रीज़ होंगी जैसे जैसे आपका साइज़ एटम का बढ़ता जाएगा। तो नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी स्टडी करने के लिए है कि आपका एटॉमिक साइज़ क्या होता है, उसका रेडियस क्या होता है, और आपका कैटाइंस जो बनते हैं, ज़ाहिर है ये आपके कैटाइंस बनाएंगे। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है कि ये कैटाइन बनेगा। तो आफ्टर बिकमिंग अ कैटाइन इनका जो रेडियस है वो रिड्यूस हो जाता है, इनका साइज श्रिंक हो जाता है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया अगर या 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो आपके पास जो शेल है वो ख़त्म हो जाता है, आउटर मोस्ट शेल। तो यहाँ पर आपके जितने भी अल्कली मेटल्स हैं उनका कोवलेंट रेडियाई बहुत ज़्यादा होता है। इनफैक्ट आपके ग्रुप 1A और ग्रुप 2A के एलिमेंट में अगर कंपेयर करवाएं तो सबसे ज़्यादा आपको ग्रुप 1A एलिमेंट का एटॉमिक रेडियाई मिलेगा। और अगर हम उसके रिस्पेक्टिव पीरियड की बात करें तो उस पीरियड में सबसे ज़्यादा जो बड़ा एटॉमिक रेडियस होगा वो आपके ग्रुप 1A एलिमेंट का होगा। वजह उसकी है कि उस पीरियड में जो आपका न्यूक्लियर चार्ज है वो उनके पास सबसे छोटा है। न्यूक्लियर चार्ज छोटे होने की वजह से, कम होने की वजह से आपकी वीक अट्रैक्टिव फोर्स होगी, और वीक अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से आपका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो कम फोर्स के साथ होल्ड हुआ होगा। इसी तरीके से जो आपके एलिमेंट्स हैं ग्रुप 2A के बेरिलियम फैमिली के, वो सेकंड लार्जेस्ट एटम अपने पास रखते हैं। पूरे अपने पीरियड के अंदर देखें तो सेकंड नंबर पे इनका लार्जेस्ट एटम होता है। सेम रीज़न यही उनकी भी है। अब यहाँ पर एटॉमिक रेडियाई को कोवलेंट रेडियाई का नाम इसलिए दिया है, आपने अगर फर्स्ट ईयर में चैप्टर 3 पढ़ा हो तो आप हमेशा एटॉमिक रेडियस निकालते हैं 2 सिमिलर एटम के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बना के। तो आपके पास जो न्यूक्लियस से लेके, एक न्यूक्लियस से लेके दूसरे न्यूक्लियस तक का जो डिस्टेंस आता है उसको आप फॉर एग्जांपल अगर 2r के बराबर कह रहे हैं, इसको डिवाइड बाय 2 कर दें, आपके पास जो रेडियस आया दैट इज़ द एटॉमिक रेडियस, जिसको आप कोवलेंट रेडियाई भी कहते हैं। अब यहाँ पे आपको टेबल गिवन है। आप अगर अपने टेबल में देखें तो ग्रुप 1A और ग्रुप 2A के एलिमेंट्स का आपको कोवलेंट रेडियस यानी एटॉमिक रेडियस गिवन है। जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे वैसे वैसे आपका रेडियस बढ़ता रहेगा। और इसी तरीके से आप यहाँ पर देखें ग्रुप 2A एलिमेंट्स में जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे आपका रेडियस बढ़ता रहेगा। लेकिन अगर आप अलोंग द पीरियड देखें, लिथियम और बेरिलियम में कंपैरिजन करें तो लिथियम का रेडियस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बेरिलियम, सोडियम का रेडियस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मैग्नीशियम। इसी तरीके से आप अगर डाउन द ग्रुप देख रहे हैं तो आपका एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, और अगर आप अलोंग द पीरियड देख रहे हैं तो आपका एटॉमिक रेडियस कम हो रहा है। ये तो था आपका कोवलेंट रेडियस यानी एटॉमिक रेडियस। अब हम बात कर रहे हैं कैटाइन यानी आयनिक रेडियाई के ऊपर बात कर रहे हैं। तो अगर ये ग्रुप 1A और ग्रुप 2A के एलिमेंट्स अपने अंदर से एक एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, ज़ाहिर 1A के पास 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, 2A ग्रुप के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में, ये अगर निकाल देते हैं अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपके पास जो नोबल गैस है, फॉर एग्जांपल सोडियम की बात करूं तो नियॉन, और मैग्नीशियम की बात करूं तो उसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अब नियॉन के बराबर हो गई। और क्योंकि नियॉन आपके पास नोबल गैस है, स्टेबल गैस होता है, तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दोनों का अब सेम हो गया। हालांकि सोडियम और मैग्नीशियम दोनों के पास डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज है, इनके पास दोनों के अंदर डिफरेंट प्रोटॉन्स और डिफरेंट न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब जितने भी एलिमेंट्स आपके पास ग्रुप 1A और 2A के एलिमेंट्स हैं, इनके पास लार्ज साइज होता है, एटॉमिक रेडियस इनका ज़्यादा होता है, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज़ होती है। इसके अलावा ये एलिमेंट्स बहुत आराम से वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि जो आपका आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है उसको निकाल देते हैं टू फॉर्म अ पॉजिटिव आयन। तो इनके ऊपर +1 और +2 चार्ज इस वजह से आ जाता है।
फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम M1 कह रहे हैं और M2 कह रहे हैं, ग्रुप 1A और ग्रुप 2A के एलिमेंट्स को, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को। तो जब अपने अंदर से ये 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली निकाल देंगे तो आपके पास नोबल गैस, जो इनर्ट गैस जिसको हम कहते हैं, उसकी स्टेट को, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अचीव कर लेंगे। अब अगर बात करते हैं सोडियम आयन की, तो इसका क्योंकि आउटर मोस्ट शेल निकल चुका है, इसकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या लेवल एम्प्टी है, तो आपके पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं ये एक्सीड कर जाते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से, जिसकी वजह से आपके पास जो साइज ऑफ कैटायन है ये बहुत रिलेटिवली छोटा हो जाता है एज कम्पेयर टू इट्स पेरेंट एटम। यानी अगर मैं एटम की बात करूं, सोडियम एटम की, तो उसका साइज बड़ा होता है, और अगर आयन की बात करूं तो उसका साइज बहुत छोटा हो जाता है। और अगर हम बात करें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, तो उनके कैटायन और मज़ीद छोटे हो जाते हैं एज कम्पेयर टू अल्कली मेटल्स, जो कि उनके सेम पीरियड के अंदर आते हैं। अब यहाँ पर एक टेबल आपको बना के दिया हुआ है जिसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ हैं कि अगर आपके पास लिथियम आयन है, सोडियम आयन है, डाउन द ग्रुप आयंस के आप अगर गौर करें तो आपके पास यहाँ पर डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज जो था वो डिफरेंट था, और यहाँ पर आयनिक साइज डिफरेंट है, ऑल्दो बढ़ रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर अलॉन्ग पीरियड देखें तो लिथियम और बेरिलियम में हालांकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अब सेम है, लेकिन फिर भी लिथियम का साइज़ बड़ा है, बेरिलियम का साइज़ छोटा है, सोडियम का साइज़ बड़ा है और मैग्नीशियम का साइज़ छोटा है। तो ये कुछ ग्रुप ट्रेंड हम यहाँ पर अब तक डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अब देखते हैं हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयंस। हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आपके वाटर मॉलिक्यूल को अपने साथ अटैच करके मिले। तो हमारे पास जितने भी अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, इनको बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है टू फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव आयंस। लेकिन जब आप इनको किसी सोल्यूशन में डालते हैं, फॉर एग्जांपल पानी के अंदर डाल देते हैं, तो आपके पास जो आयंस हैं इनको एनर्जी रिक्वायरमेंट कम मिलती है, कम हो जाती है। वजह उसकी है कि जो पानी के अंदर ऑलरेडी गैसेस मौजूद हैं, जैसे कि ऑक्सीजन मौजूद है, वो आपके पास जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है ये खुद ही ऑफसेट कर देती है, खुद ही आपको वो प्रोवाइड कर देती है। आपको खुद से एनर्जी प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती उतनी ज़्यादा अमाउंट में। तो यहाँ पर जब आप किसी सोल्यूशन के अंदर अपने मेटल्स को डालते हैं तो वो रिस्पेक्टिव आयंस क्रिएट कर देते हैं। और यहाँ पर आपको हाइड्रेशन एंथैल्पीज़ की हाई नेगेटिव वैल्यूज़ बताई हुई हैं टेबल के अंदर कि जब वो आपके पानी के सोल्यूशन के अंदर जाएंगे तो आपके पास इतने अमाउंट ऑफ इनकी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। इसी तरीके से आपके पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, इनके आयंस ज़्यादा स्ट्रांगली हाइड्रेटेड होते हैं एज़ कम्पेयर टू अल्कली मेटल्स, क्योंकि आपके जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के आयंस हैं दे हैव स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड देन अल्कली आयंस। अब हम ट्रेंड की बात कर रहे हैं तो हाइड्रेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है विद डिक्रीजिंग साइज ऑफ द आयन, और ये दोनों के लिए बात सही है ग्रुप 1A और ग्रुप 2A के एलिमेंट्स के लिए। और इस वजह से आपके पास जो लिथियम आयन है ये ज़्यादा जल्दी हाइड्रेटेड हो जाता है आपके जितने भी अल्कली मेटल्स हैं उनके मुकाबले, क्योंकि इसकी हाई नेगेटिव वैल्यू होती है और इसका जो आयनिक साइज है वो बहुत छोटा होता है। इस वजह से आपको हाइड्रेशन एंथैल्पी यहाँ पर कम रिक्वायर्ड होती है। और यही सेम रीज़न है आपके बेरिलियम आयन के लिए ऑफ ग्रुप 2A आयंस। यहाँ पर आपके जो हाइड्रेशन है वो कम होती है डाउन द ग्रुप विद इंक्रीजिंग साइज ऑफ द आयन। जैसे जैसे आपका साइज ऑफ आयन बढ़ता रहता है, आप डाउन द ग्रुप जाते हैं, वैसे वैसे आपकी हाइड्रेशन आसान होती जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम वोल्टेज के नाम से भी पहचानते हैं। अब जितने भी एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं दे आर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स, और ये इस वजह से क्योंकि आपके पास इनके हाई नेगेटिव एक्वस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, यानी कि जिसको आप रिडक्शन भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें लिथियम आयन और लिथियम मेटल की, तो ये आपस में अगर हम फॉर एग्जांपल आजकल लिथियम आयंस बैटरी बहुत इस्तेमाल होती हैं। क्यों इस्तेमाल होती हैं? क्योंकि इनके पास एक्सेप्शनली हाई नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। वजह उसकी है कि इनके पास लार्ज वैल्यू ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है, और जो कि आपको रिक्वायर होती है फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ लिथियम मेटल टू लिथियम आयन। तो क्योंकि आपके पास लिथियम की बहुत ज़्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू होती है, इलेक्ट्रो पोटेंशियल इनके पास ज़्यादा होता है, इस वजह से हम आजकल बहुत ज़्यादा लिथियम आयन बैटरीज इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज़ हैं ये हम यूज़ करते हैं टू प्रिडिक्ट द फॉर्मेशन ऑफ M+2 आयंस। ये आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के आयंस हैं फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव मेटल एटम्स। यानी आप अगर एटम की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू निकाल लें तो हमें पता चल जाता है कि कितने आराम से या कितनी मुश्किल से आपके पास आयन की फॉर्मेशन बनेगी।
अब यहाँ पे टेबल आपको एक गिवन है जिसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ बताई हुई हैं। तो अगर लिथियम आयन से लिथियम मेटल में कन्वर्जन हो रही है वाइस वर्सा, तो आपके पास इतना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिक्वायर्ड है। सिमिलरली फॉर सोडियम, पोटेशियम एंड सो ऑन। अब इन वैल्यूज़ को देखते हुए यहाँ पे कुछ हम कंक्लूड करते हैं कि अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कैन नॉट बी यूज इन वोल्टिक सेल्स, जो कि आपके बेस करते हैं वाटर एज सॉल्वेंट के अंदर, क्योंकि आपके पास यहाँ पे रैपिड ऑक्सीडेशन हो जाएगी बाय दैट वाटर, ये जो कि आपका सॉल्वेंट है। तो क्योंकि आपके लिथियम, बेरिलियम या कोई भी आप ग्रुप 1A और 2A का एलिमेंट लें, ये पानी के साथ बहुत जल्दी मिक्स होके एकदम से रिएक्शन करते हैं। इस वजह से हम इनको उन वोल्टिक सेल में इस्तेमाल नहीं कर सकते जहाँ पर वाटर एज सॉल्वेंट इस्तेमाल हो रहा है। अब चलते हैं अपनी लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ, दैट इज डेंसिटीज, मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अब अगर हम बात करें ग्रुप 1A और 2A एलिमेंट्स की, तो अलोंग द पीरियड अगर हम देखते हैं सेम पीरियड के अंदर, तो आपके पास ग्रुप 1A और 2A इनके लार्ज वॉल्यूम्स हैं, इनके पास स्मॉलर न्यूक्लियर मासेस हैं। आपके पास यहाँ पर इस वजह से ये लेस डेंस हैं और इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कम हैं। अब आपके पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ग्रुप 1A एलिमेंट्स के ये कम डेंसिटी रखते हैं, आर लेस डेंस देन वाटर, और इसके अलावा ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, रिलेटिवली वीक इंटर एटॉमिक फोर्सेस होती है। इंटर एटॉमिक फोर्सेस आपके मतलब मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल या एटम टू एटम इन द सेम क्रिस्टल। तो यहाँ पर आपके पास जितने भी अल्कली मेटल्स हैं ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर रखते हैं, और एज कंपेयर टू डेंसिटीज ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज मेटल्स, यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपके पास जितने भी हैं मेटल के, उनकी फर्स्ट सीरीज की अगर कंपैरिजन किया जाए तो उनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी देन एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स के जो मेटल हैं, यानी कि ग्रुप 1A और ग्रुप 2 एलिमेंट्स के जो मेटल्स हैं, इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है। यहाँ पर आपको कुछ प्रॉपर्टीज टेबल के अंदर दी हुई है। ग्रुप 1A और ग्रुप 2A के एलिमेंट्स अगर आप देखें तो डाउन द ग्रुप बात करें, आपके पास डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, और अगर अलोंग द पीरियड भी बात करें तो आपकी डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। तो डाउन द ग्रुप आपके पास यहाँ डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, इसी तरीके से अलोंग द पीरियड आपकी यहाँ पे डेंसिटी भी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर यही बात आपकी लिखी हुई है कि जो डेंसिटी है एलिमेंट्स की इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप जैसे जैसे आप डिसेंड करते हैं, और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की डेंसिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अल्कली मेटल्स इन द सेम गिवन पीरियड। इसके अलावा आपके ग्रुप 1A के जितने भी मेटल्स हैं इनके पास लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, बहुत कम इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, और जो जर्नल डिक्रीज इन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है ये डाउन द ग्रुप आपके पास जैसे जैसे जाते जाएंगे वैसे वैसे डिक्रीज होता रहेगा। और अगर हम बात करें ग्रुप 2A मेटल्स की, तो इनके पास एज कम्पेयर टू अल्कली मेटल्स ये ज़्यादा थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि ये डाईवैलेंट कैटाइंस हैं। इनके पास जो मेटालिक स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, और इनका न्यूक्लियर चार्ज थोड़ा ज़्यादा होने की वजह से इनके अंदर बाइंडिंग फोर्स थोड़ी ज़्यादा होती है। इस वजह से आपके पास इनके लार्ज वैल्यूज़ होती हैं फॉर देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पर टेबल आपको गिवन है, उसके अंदर हम देखते हैं आपके पास ग्रुप 1A के एलिमेंट्स का मेल्टिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा है, सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट भी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा है। लेकिन एज कम्पेयर टू ग्रुप 1A एलिमेंट आपके पास ग्रुप 2A एलिमेंट का ज़्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन ये भी डाउन द ग्रुप आपके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करते हैं। तो ये सारी बातें थी आपके ग्रुप ट्रेंड से रिलेटेड। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब जितने भी एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं आपके पीरियोडिक टेबल में एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, दे आर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स। आपकी जो रिएक्टिविटी है इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, और एलिमेंट्स आपके पास लिथियम ग्रुप के फॉर एग्जांपल आर मोर रिएक्टिव देन कॉरेस्पॉन्डिंग मेंबर्स ऑफ बेरिलियम फैमिली, यानी ग्रुप 1A के एलिमेंट्स ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू ग्रुप 2A। और जो आपके पास मेटालिक सीजियम है ये आपके पास सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है ऑफ ऑल द एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब आपके जितने भी एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये इनके अंदर टेंडेंसी होती है टू लूज द एस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो एस ब्लॉक में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये इसको लूज कर सकते हैं, ये इनकी एबिलिटी है, ताकि ये अटेन कर सकें एक स्टेबल इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन। यानी कि आपके पास अगर सोडियम की बात करूं तो वो कोशिश करता है नियॉन, जो कि उससे पहले आपका एलिमेंट आता है, एक स्टेबल इनर्ट गैस है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अचीव कर सके। इस वजह से वो अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। और ये जो एबिलिटी है, ये टेंडेंसी है, ये सपोर्ट की जाती है बाय लो आयनाइजेशन एंथैल्पी
और हाई नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये वैल्यूज़ आपके पास एलिमेंट्स की, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें लिथियम की, तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती रहती है। और आपके पास जितने भी ग्रुप 1A और ग्रुप 2A के एलिमेंट्स हैं, दे आर मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स, और ये डायरेक्टली कंबाइन होते हैं विद नॉन मेटल्स ताकि आपको बाइनरी आयनिक सॉल्ट बना के दें। अब कुछ यहाँ पर रिएक्शंस देखते हैं, जैसे कि रिएक्शन विद हैलोजेंस। हैलोजेंस आप कहते हैं ग्रुप 7A के एलिमेंट्स को, आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन वगैरह ये सारे हैलोजेंस हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ ग्रुप 1A एलिमेंट्स की, तो आपके पास 1A एलिमेंट में ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगा कि आपको 2 एटम चाहिए ग्रुप 1A के, ताकि आपका एक जो हैलोजन का मॉलिक्यूल है वो रिएक्ट करके 2mx, m यहाँ पर क्या है, लिथियम, सोडियम वगैरह, ये सब आपके पास ग्रुप 1A के एलिमेंट्स हैं। लेकिन अगर बात करें ग्रुप 2A की, तो आपके पास यहाँ पर सिर्फ एक आपका एटम चाहिए और आपको एक मॉलिक्यूल चाहिए हैलोजन का। वजह उसकी क्या है, अगर यहाँ पर आप वैलेंसी देखें तो इनकी +1 होती है और इनकी वैलेंसी +2 होती है, और एक हैलोजन की -1 वैलेंसी होती है, 2 की आपके पास -2 हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर भी -1 होती है, 2 की -2 हो जाएगी। तो वैलेंसी बैलेंस करने के लिए आपके पास ये डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। इसी तरीके से सिमिलरली आपके अगर रिएक्शन में हाइड्रोजन होगा तो आपको उसी तरीके से ग्रुप 1A और ग्रुप 2A के एलिमेंट्स चाहिए। तो हाइड्रोजन तकरीबन तमाम अल्कली मेटल्स के साथ रिएक्ट कर लेता है, लेकिन आपका हाइड्रोजन कैल्शियम हो गया, स्ट्रोंशियम हो गया, बैरियम हो गया, इनके साथ रिएक्ट करके आपको ग्रुप 2A के एलिमेंट्स के साथ मिलकर हाइड्राइड बना के देता है। सिमिलरली रिएक्शन विद नाइट्रोजन, तो आपको बैलेंस करने के लिए 6 एटम चाहिए ग्रुप 1A के और बैलेंस करने के लिए 3 एटम चाहिए ग्रुप 2A के। तो जितने भी आपके पास अल्कली मेटल्स हैं वो नाइट्रोजन के साथ मिलकर उसका नाइट्राइड बनाते हैं, और जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं एक्सेप्ट बेरिलियम, वो सारे उसी तरीके से नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड बनाते हैं। अब बात करते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन थोड़ा सा डिफरेंट है। ऑक्सीजन आपके पास अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ डायरेक्टली कंबाइन होता है, लेकिन ऑक्सीजन की डिफरेंट वैरायटी है कंपाउंड्स की, जैसे कि नॉर्मल ऑक्साइड्स, पर ऑक्साइड्स, सुपर ऑक्साइड्स, इन सब में वैलेंसी का डिफरेंस है। नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, पर ऑक्साइड में आपके जो ऑक्सीजन है वो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, और सुपर ऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन मिलके 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। यानी एक, आप अगर वैसे मैथमेटिकली काउंट करें तो एक ऑक्सीजन आधा इलेक्ट्रॉन लेता है, तो वो ज़ाहिर पॉसिबल नहीं है। तो आपके 2 ऑक्सीजन मिलके 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। अब इस टाइप के जो प्रोडक्ट्स आपके मिलते हैं ये डिपेंड करते हैं ऑन द मेटल और जो उस वक्त कंडीशन आपने प्रोवाइड की होती है उस पर। फॉर एग्जांपल आपका ये नॉर्मल ऑक्साइड है, लिथियम ऑक्साइड, यहाँ पर आपके पास सोडियम पर ऑक्साइड आ जाता है, यहाँ पर आपके पास ये सुपर ऑक्साइड बनाता है, यहाँ M जो है वो 1A एलिमेंट है, जैसे कि पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम वगैरह। सिमिलरली आपके पास इसी तरीके से ये दोनों रिएक्शन और मजीद हैं। नेक्स्ट इसी तरीके से प्रॉपर्टी आपकी रिएक्शन विद वाटर। तो रिएक्शन विद वाटर, आप जितने भी अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करें, ये आपके पास वाटर के साथ बहुत वायलेंटली और एक्सप्लोजिवली रिएक्ट करते हैं। एकदम से आपके पास ये जल्दी से रिएक्ट करेंगे, और एक्सप्लोजिवली का मतलब कि आपका धमाका भी हो सकता है, दूर तक आपके पास स्प्लैशेस जा सकते हैं। तो इस तरीके से ये रिएक्ट करते हैं। इसके अलावा जो आपके पास बेरिलियम और मैग्नीशियम है, ये एक प्रोटेक्टिव कोटिंग क्रिएट कर लेते हैं ऑफ हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड, यानी कि आपके पास ये मेटल ऑक्साइड बना लेंगे, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, बेरिलियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो आपके ऑक्सीजन की एक ये लेयर बना देंगे, प्रोटेक्टिव कोटिंग बना देंगे, ताकि आपके पास जो मज़ीद वाटर है वो उसको ख़राब ना करे, कोरोजन यानी कि जंक ना लगाए। तो आपके पास यहाँ पर लेयर एक बना लेते हैं अपनी सरफेस के ऊपर, और मज़ीद कोरोजन से ये अपने आप को बचा लेते हैं। और मैग्नीशियम आपके पास रिएक्ट करता है मोर एक्सटेंसिवली विद बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग वाटर के साथ आपका रिएक्शन थोड़ा ज़्यादा आराम से हो जाता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल टैप वाटर। तो यहाँ पे आपकी कुछ इक्वेशन गिवन है कि आप अल्कली मेटल्स को अगर वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो बदले में आपको हाइड्रोजन तो मिलेगा ही, लेकिन मेटल हाइड्रोक्साइड मिलेगा। इसी तरीके से अल्कलाइन अर्थ मेटल है, सिर्फ आपकी वैलेंसी का डिफरेंस है, बाकी आपको यहाँ पर भी मेटल हाइड्रोक्साइड ही मिलता है। यहाँ पर आपका मैग्नीशियम बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना के देगा, अदरवाइज आपको कम क्वांटिटी में मिलेगा, बहुत थोड़ी क्वांटिटी में, हो सकता है मुश्किल से मिले। तो यहाँ तक हमने बात की आपके केमिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज अकरेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। कहाँ कहाँ आपके ये मेटल्स पाए जाते हैं और वहाँ से किस तरीके से इनको निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो सारी बातें अब हम इस टॉपिक में सीखेंगे।
अब अगर हम बात करें ग्रुप 1A के एलिमेंट्स की, तो ये ज़्यादातर रिएक्टिव होते हैं और कभी भी आपको नेचर में फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे। इसके अलावा ये आपको मिलेंगे डिफरेंट कंपाउंड्स की फॉर्म में, डिफरेंट शक्ल के अंदर, और वो आपके पास बहुत ज़्यादा स्टेबल होंगे। फॉर एग्जांपल आपके अल्कली मेटल्स जो हैं सोडियम और पोटेशियम, ये बहुत ज़्यादा मिकदार में आपको मिलेंगे। सीजियम आपको बहुत कम मिकदार में, रेयर क्वांटिटी में मिलेगा, और फ्रेंशियम तो आपको कुछ ही ट्रेसेस अमाउंट में मिलेगा, वो भी आपका प्रोडक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके की फॉर्म में। वजह उसकी ये है कि फ्रेंशियम इटसेल्फ रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो जितने भी आपके मेटल्स हैं ये फ्री स्टेट में कभी भी आपको नहीं मिलते, इनको हमें बनाना पड़ता है बाय इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलिसिस हम करवाते हैं ऑफ फ्यू सॉल्ट्स, जैसे कि आपके क्लोराइड्स। तो हमारे पास कभी भी अर्थ के अंदर कोई भी मेटल ग्रुप 1A का फ्री स्टेट में, उसकी जो स्टेबल स्टेट होती है, एटॉमिक फॉर्म होती है, उसके अंदर कभी नहीं मिलेगा। इंस्टेड वो एटॉमिक फॉर्म से निकल के कंपाउंड बनाएगा और कंपाउंड बना के स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, और आपको किसी ना किसी डिफरेंट वैरायटी ऑफ कंपाउंड में वो चीज़ मिल जाएगी। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि आप अपने सोडियम को कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं। तो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक प्रोसेस अपने नाम से बना के दिया जिसको हम डाउन्स प्रोसेस कहते हैं। तो इसमें करते क्या हैं, आप इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं अपने मोल्टन सोडियम क्लोराइड का। आपके जो भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो इस प्रोसेस से पूरी हो जाती है। आप क्या करते हैं, सोडियम मेटल को रिड्यूस करवाते हैं सोडियम आयन के अंदर एट कैथोड, और वहाँ से आपका ये कलेक्ट कर लिया जाता है। ये आपका एक प्रोसेस है जिसको आप डाउन प्रोसेस कहते हैं, और इसकी जो डायग्राम ये बनी हुई है ये कहलाता है डाउन सेल। तो यहाँ पर आपके पास ये फ्यूज सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन है जिसमें थोड़ा सा कैल्शियम क्लोराइड की क्वांटिटी भी हमने डाली है, वो आगे हम डिटेल पढ़ते हैं, डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे आयरन गॉस डायफ्राम है। ये क्या करता है, आपके जो एनोड है और कैथोड है इनको आपस में सेपरेट करता है। और यहाँ पर ये आयरन कैथोड है, सर्कुलर फॉर्म में होती है, और यहाँ कार्बन एनोड है। इसके अलावा ये जो कैथोड है आपके पास, यहाँ से आपका सोडियम कलेक्ट होते होते इस वेंट में आके, इस जगह पर आके सोडियम कलेक्ट होता है। यहाँ से फिर आप उस सोडियम को बाहर निकाल के इस्तेमाल कर लेते हैं। और जो आपका क्लोरीन है वो एनोड पे कलेक्ट होके यहाँ से लिबरेट आउट हो जाता है। इसको आप कलेक्ट करना चाहें कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये आपकी डायग्राम है। अब चलते हैं डिस्क्रिप्शन की तरफ। इस प्रोसेस के अंदर आप क्या करते हैं, मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको आपने इलेक्ट्रोलाइज करना है इन अ सिलेंड्रिकल आउटर आयरन सेल लाइन विद फायर ब्रिक्स। यानी कि आपके पास एक सिलेंडर है, उसके अंदर आपने आयरन का सेल बनाया हुआ है और उसके अंदर फायर ब्रिक्स से लाइनिंग की हुई है, ताकि आपका जो हाई टेम्परेचर है उससे आयरन के जो सेल है, सिलेंडर है, वो डैमेज ना हो। अब हम अपने सोडियम क्लोराइड में कैल्शियम क्लोराइड इस वजह से ऐड कर रहे हैं ताकि आपके पास जो फ्यूजन टेम्परेचर अब आया है वो डिक्रीज हो जाए। आपका जो एक्चुअल मेल्टिंग पॉइंट है प्योर सोडियम क्लोराइड का वो 801 डिग्री सेंटीग्रेड है। थोड़े से अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड के अंदर कैल्शियम क्लोराइड डालने से आपका ये टेम्परेचर 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे अचीव हो जाता है। तो इस वजह से आपके पास जब हम टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट का लो कर देते हैं तो आपका प्रोसेस फिजिबल हो जाता है, हमें कम टेम्परेचर में वही प्रोसेस, वही सब कुछ अचीव हो जाता है। अब आपका जो सेल है इसको आप फिट करते हैं विद सेंट्रल ग्रेफाइट एनोड, जो भी मैंने डिस्कस की कि आपकी एनोड कार्बन की है, ग्रेफाइट की है, और वहाँ पर आपके पास आयरन कैथोड से उस ग्रेफाइट एनोड को सराउंड किया हुआ होता है। अब यहाँ दोनों इलेक्ट्रोड्स को सेपरेट किया जाता है बाय सिलेंड्रिकल आयरन गॉस डायफ्राम। यहाँ पर आयरन की एक गॉस जाली लगी हुई होती है जिससे इसको सेपरेट किया जाता है। ये क्या करता है, स्क्रीन्स आउट करता है आपके ग्रेफाइट एनोड को फ्रॉम द रिंग शेप्ड आयरन कैथोड। तो जो आपके पास ग्रेफाइट एनोड है और आयरन कैथोड है, इसके दरमियान आपके कोई भी चीज़ मिक्स ना हो, ना ही आपस में रिएक्ट करें। इस वजह से आप यहाँ पर आयरन गॉस डायफ्राम सिलेंड्रिकल शेप का इस्तेमाल करते हैं। और इस वजह से आपके पास जो मोल्टन सोडियम मेटल आपका इलेक्ट्रोलिसिस के बाद आता है, ये फ्लोट करके डायरेक्ट कैथोड के टॉप कंपार्टमेंट में जाता है, और जो आपकी गैसियस क्लोरीन है एनोड पे जो बनती है ये भी अपने कंपार्टमेंट में जाती है। तो जो आपका सोडियम मेटल है इसको कलेक्ट किया जाता है इन्वर्टेड ट्रफ के अंदर, ट्रफ कहते हैं बर्तन में, जो डायग्राम में टी बना हुआ था, अभी मैं दिखाता हूँ, और उसको आप फिर प्लेस करते हैं ओवर कैथोड, और ये आपका सोडियम राइज करता है फ्रॉम द पाइप, और उस पाइप से फिर आप उसे एक बर्तन में ट्रैप कर लेते हैं, आयरन वेसल में ट्रैप कर लेते हैं। एक दफ़ा डायग्राम फिर देखते हैं। आपके पास यहाँ पर क्लोरीन
इधर इस जगह इस कंपार्टमेंट से अलग हो गया। ये आपके पास टी ट्रफ लगी हुई है, दोनों साइड पे एक ही है, तो आपके पास एक ही जगह से ये पाइप कनेक्ट हुआ हुआ है। इस पाइप के थ्रू आपका सोडियम मेटल यहाँ पर इकट्ठा होता रहता है और फिर इस आप आयरन वेंट के अंदर से, आयरन सिलेंडर के अंदर से अपने सोडियम को निकाल लेते हैं अपने इस्तेमाल के लिए। तो ये सारा आपके पास प्रोसेस था। अब ये तो कंस्ट्रक्शन हो गई, वर्किंग को थोड़ा सा समझ लेते हैं। जितने भी आपके कैल्शियम आयंस हैं, ज़ाहिर अभी तो हमने बात सिर्फ सोडियम आयंस की है, आपके सोल्यूशन के अंदर कैल्शियम क्लोराइड भी है, तो कुछ कैल्शियम आयन ये भी रिड्यूस होते हैं एट कैथोड ताकि आपको कैल्शियम मेटल मिले। लेकिन क्योंकि कैल्शियम आपके पास बहुत ज़्यादा डेंसर है देन सोडियम, तो ये आपस में मिक्स नहीं होता, और जब ये मिक्स नहीं होता तो हम उसको इजीली सेपरेट भी कर लेते हैं। अब जो आपके पास इलेक्ट्रोलिसिस के दरमियान मोल्टन सॉल्ट है, जिसमें आपके सोडियम और क्लोरीन आयंस हैं, ये फ्री टू मूव होते हैं इनटू देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। आपका जो कैथोड है उसके पास सोडियम माइग्रेट करके जाता है और वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस हो जाता है, और क्लोरीन आपका माइग्रेट करके जाता है टुवर्ड्स एनोड और वहाँ से इलेक्ट्रॉन अपना लूज करके ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो आपने बचपन में सीखा था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इसके 3 तरीके होते हैं, या तो ऑक्सीजन को ऐड करवा दें, या हाइड्रोजन को रिमूव करवा दें, या इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा दें, उसका लॉस करवा दें। तो ये सारा ऑक्सीडेशन में आता है। रिडक्शन में आप या तो ऑक्सीजन को रिमूव करवा दें, या हाइड्रोजन को ऐड करवा दें, या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करवा दें या गेन करवा दें, तो ये आपका रिडक्शन प्रोसेस कहलाता है। तो क्योंकि आपका जो सोडियम है वो जाके इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका कहलाता है रिडक्शन। आपके पास यहाँ कैथोड में रिडक्शन हो रही है और आपका एनोड जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, आपके इलेक्ट्रॉन को निकलवा रहा है, और इस वजह से क्लोरीन आपके पास एटॉमिक फॉर्म में आ गया इन मॉलिक्यूलर स्टेट। आपने यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाया और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आपके पास यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है। ओवरऑल अगर हम रिएक्शन की बात करें तो आपके पास ओवरऑल रिएक्शन कुछ इस तरीके से कि आपका ये कैथोड पे रिएक्शन और ये एनोड पे रिएक्शन, दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट जगह पर मौजूद सेम वैल्यू के कैंसिल आउट हो गए। तो आपके पास 2 आयंस सोडियम के, 2 आयंस क्लोरीन के अगर होंगे तो 2 एटम सोडियम के मिलेंगे और आपको 1 मॉलिक्यूल क्लोरीन का मिलेगा, और इस तरीके से आपके पास ये रिएक्शन कंप्लीट होता है। ये तो थी एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट पे, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के ऊपर। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी आपके पास कभी भी फ्री स्टेट में आपको नहीं मिलेंगे। मैग्नीशियम की अगर बात करें तो यह अकर करता है अर्थ के अंदर इन द फॉर्म ऑफ डबल सॉल्ट, जिसको आप कहते हैं कार्नालाइट। इसका केमिकल फार्मूला कुछ ये है। इसी तरीके से मैग्नीसाइट, जिसका फार्मूला कुछ ये है, और डोलोमाइट। आपके पास ये डिफरेंट फॉर्म के अंदर, डिफरेंट ओर्स के अंदर पाया जाता है, और इसको एक्सट्रैक्ट करने के भी डिफरेंट तरीके होते हैं। अब जो आपके पास फ्यूज कार्नालाइट है, इसको आप डायरेक्टली इलेक्ट्रोलाइज भी कर सकते हैं, या आप मिक्सचर ऑफ क्लोराइड जैसे कि मैग्नीशियम क्लोराइड निकालना चाह रहे हैं फॉर इलेक्ट्रोलिसिस, इसको ऑब्टेन किया जा सकता है बाय हीटिंग द कार्बोनेट और आपके पास जिस तरीके से मैग्नीशियम कार्बोनेट मैग्नीसाइट का या डोलोमाइट का हो गया, ये आपके पास इसको हीट करवा के जो आपके रिजल्टिंग ऑक्साइड आएगा, इसको विद कार्बन और क्लोरीन रिएक्ट अगर करवा दें तो आपको मिक्सचर ऑफ क्लोराइड्स मिल जाता है। तो यहाँ फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी कार्बोनेट और लेते हैं, उसको आप हीट करवाते हैं तो आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को कार्बन और क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाने पर आपको मैग्नीशियम क्लोराइड और कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाता है। इसके अलावा दूसरा तरीका ये भी होता है कि आपका जो मैग्नीशियम क्लोराइड मौजूद है सी वाटर के अंदर, इसको आप प्रेसिपिटेट करवा सकते हैं एज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बाय सिंपली एडिंग स्लेट लाइम। ये स्लेट लाइम होता है, आप अपने मैग्नीशियम क्लोराइड में स्लेट लाइम को ऐड करवाएं तो आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा और साथ में कैल्शियम क्लोराइड भी मिलेगा। और यहाँ से जो आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आया, इसको आप हीट करवाते हैं ताकि आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल जाए, और फिर वो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसको आप कन्वर्ट करवा देते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड में, सेम उसी मेथड से कि आप उसमें कार्बन और क्लोरीन को ऐड करवा दें। इसी तरीके से आपका जो कैल्शियम मेटल है, इसको भी आप ऑब्टेन करते हैं बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज मिक्सचर ऑफ कैल्शियम क्लोराइड एंड कैल्शियम फ्लोराइड। ये जो कैल्शियम फ्लोराइड है आपका, ये लोअर करता है उसका मेल्टिंग पॉइंट, इस वजह से यहाँ पर आप कैल्शियम फ्लोराइड को ऐड करवाते हैं इन कैल्शियम क्लोराइड। और आपका जो बैरियम है, ये अकर करता है बायराइड्स और वाइटराइड की फॉर्म में। ये जो आपके कार्बोनेट हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं आप क्लोराइड्स के अंदर बाय रिएक्शन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो इसकी जगह क्लोरीन आ जाता है,
और जो आपका बेरियम है फिर उसे आप इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू ऑफ फ्यूज्ड क्लोराइड निकाल लेते हैं, अलग कर लेते हैं। तो यहाँ तक अभी तक हमने सीखा कि आपके एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल किस तरह से करवाई जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स कौन कौन से हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स के। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में सबसे पहला आपके पास आता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड आपके पास ज़्यादातर कॉमन सॉल्ट और टेबल सॉल्ट के नाम से भी पहचाना जाता है। इसको नेचुरली हम यहाँ पर कहते हैं रॉक सॉल्ट, क्योंकि ये रॉक फॉर्मेशन में होता है। आपके पास जो लार्ज डिपॉजिट्स हैं रॉक सॉल्ट के, ये पाए जाते हैं पाकिस्तान के अंदर, खेवड़ा के अंदर। इसके अलावा ये सी वाटर के अंदर भी अप टू 3% मौजूद होता है। और ये जो आपके पास सॉल्ट है इसको हम माइन करवाते हैं एज सॉलिड, या इसको हम पंप करवाते हैं अंडरग्राउंड डिपॉजिट से एज अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, जिसको हम कहते हैं ब्राइन। आपके पास जो सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl होता है, यानी कि आप NaCl के अंदर पानी डाल दें और तब तक आप पानी डालते रहें तब जब तक आपके पास यहाँ सैचुरेटेड सोल्यूशन नहीं मिलता, उस सैचुरेटेड सोल्यूशन को हम यहाँ पर कहते हैं ब्राइन। अब ये अंडरग्राउंड से कैसे पंप करवाया जाता है? बाय फ्लडिंग अंडरग्राउंड सॉल्ट बेड्स विद वाटर। यानी आपके पास फॉर एग्जांपल एक अंडरग्राउंड यहाँ पर रॉक्स पड़े हुए हैं, बेड्स मौजूद हैं डिफरेंट सॉल्ट्स के, तो आप क्या करते हैं यहाँ पर बोरिंग करवाते हैं, यहाँ से आप पानी अंदर डालते हैं और फिर यहाँ ज़मीन में से आप उस पानी को निकालते हैं। तो जितना भी पानी यहाँ से फ्लो होके जाता है ये अपने अंदर सॉल्ट को एब्जॉर्ब करते हुए बाहर निकलता है। तो यहाँ पे आप पानी को हाई स्पीड में बोरिंग करवा के सॉल्ट बेड के अंदर जो कि अंडरग्राउंड है फ्लड करवाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आप पानी से उसको डाइल्यूट करवाते हैं, उसके अंदर पानी में सॉल्ट को एब्जॉर्ब करवाते हैं, तो आपके पास यहाँ पर ब्राइन मिलता है। तो दो तरीके हैं, या तो आप अंडरग्राउंड डिपॉजिट से निकाल लें ब्राइन की फॉर्म में, या आप अपने सॉल्ट को सॉलिड फॉर्म में माइन कर लें। अब यहाँ पर जो आपका ब्राइन है ज़्यादातर ये यूज़ किया जाता है इंडस्ट्री में फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ज़्यादातर आपके ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर सोडियम क्लोराइड को आप ऑब्टेन करते हैं बाय सोलर इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। सी वाटर को आप इवेपोरेट करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी, और फिर जो आपकी इम्प्योरिटीज़ जैसे कि कैल्शियम और मैग्नीशियम आती हैं उसे रिमूव करवाते हैं बाय ट्रीटिंग दैट ब्राइन विद सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, ताकि ये आपके पास प्रेसिपिटेट कर दें मेटल्स को जो कि इम्प्योर थे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको रिएक्शंस गिवन है, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड को आप रिएक्ट करवाते हैं सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो आपको रिस्पेक्टिवली उनके कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है, साथ में आपको सॉल्ट अलग मिल जाता है। तो इस तरीके से आप इनको प्रेसिपिटेट करवा देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। अब जो आपका सॉल्युबल बेरियम क्लोराइड है इसको इस्तेमाल करते हैं टू प्रेसिपिटेट सल्फेट्स। ये जो आपका प्यूरिफाइड प्रोडक्ट आता है ये सुटेबल होता है इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, लेकिन इसको फर्दर प्यूरिफिकेशन हमें करवानी पड़ती है फॉर टेबल सॉल्ट। आप उसको खाने के लिए अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसको फर्दर हमें प्यूरिफाई करना पड़ता है। तो सोडियम क्लोराइड आपके पास एक एसेंशियल पार्ट है डेली आपकी डाइट का। ये आपके खाने के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उसको प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा केमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर ये मैन्युफैक्चर किया जाता है सोडियम मेटल के लिए, यानी आप अपने सोडियम क्लोराइड को यूज़ करते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम मेटल। और इसके अलावा क्लोरीन गैस भी इसी से हम निकालते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम क्लोरेट, ये सारे आपके एलिमेंट्स हैं जो कि आप इस्तेमाल करते हैं NaCl को फॉर देयर मैन्युफैक्चरिंग। इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे डिफरेंट केमिकल यूजेस हैं सोडियम क्लोराइड के, जैसे कि ग्लेजिंग अर्थनवेयर्स, जो आपके मिट्टी के बर्तन होते हैं, क्रॉकरी वगैरह होती है, उसको ग्लेज करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा रीजनरेशन ऑफ वाटर सॉफ्टनर या सॉल्टिंग आउट ऑफ सोप, तो ये सारे इसके अदर यूजेस भी हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट आपके पास किस तरीके से हासिल होता है, किस तरह से मैन्युफैक्चर होता है, वो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। अब जो आपके पास सोडियम कार्बोनेट है इसको हम मैन्युफैक्चर करवाते हैं बाय अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस। ये आपने बचपन में भी सीखा था अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस क्या होता है, आज हम दोबारा रिवाइज करते हैं। आपके पास यहाँ पर कुछ रॉ मटेरियल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, लाइमस्टोन और अमोनिया गैस। आपके ये कुछ 3 या 4 रॉ मटेरियल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इस प्रोसेस में 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं और फ्लो डायग्राम यहाँ पर आपको बना के दी हुई है। तो हम यहाँ पर इन 3 स्टेप्स को पहले देखते हैं, फिर उसके बाद आगे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। पहला स्टेप है आप अपने अमोनिकल ब्राइन को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और पहले स्टेप में आपके पास जो ब्राइन सोल्यूशन है और अमोनिया है ये आपस में इधर ड्रॉप करवाए जाते हैं। ये आपकी बैफल्स लगी हुई हैं, परफोरेटेड बैफल्स हैं,
सुराख हुए हुए, यहाँ नीचे से आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है। दूसरे स्टेप में ये कार्बन डाइऑक्साइड और आपका अमोनिकल सोल्यूशन एक साथ मिक्स होता है। मिक्स होने के बाद रिएक्शन करता है। रिएक्शन करने के बाद आपको सोडियम बाइकार्बोनेट बना के देता है और अमोनियम क्लोराइड आपको मिलता है। और तीसरे स्टेप में आप इस प्रोसेस में हीट करवाते हैं ताकि आपको यहाँ पर जो सोडियम बाइकार्बोनेट है अब वो सोडियम कार्बोनेट बना के दे दे। तो ये कुछ आपका प्रोसेस होता है जो कि 3 मेन स्टेप के अंदर ब्रेक हुआ हुआ है। अब इनकी डिस्क्रिप्शन को स्टडी करते हैं। पहला स्टेप है अमोनिएशन ऑफ ब्राइन, यानी आप अपने ब्राइन के साथ अमोनिया डालते हैं। यहाँ पे आप इस स्टेप में सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड लेते हैं अबाउट 28% बाय मास, जिसको आप ब्राइन कह रहे हैं। इसको हम अलाउ करते हैं फ्लो करना, यानी कि आप इसको नीचे की तरफ फ्लो करवाते हैं विद अमोनिया इन अमोनिएटिंग टावर। अब यहाँ पे 28% बाय मास का मतलब, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 100 ग्राम सोडियम क्लोराइड और वाटर टोटल है तो उसमें 28 ग्राम्स आपका सोडियम क्लोराइड होगा और 100 ग्राम्स में से 72 ग्राम्स आपका वाटर होगा। तो 28% बाय मास का मतलब ये है। अब ये जो टावर है आपका, इसके अंदर मशरूम शेप बैफल्स लगी हुई होती हैं, प्लेट्स हम कहते हैं बैफल्स को। मशरूम शेप की होती हैं, कर्व्ड होती हैं और थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद इनको लगाया हुआ होता है ताकि आपके पास जो फ्लो ऑफ ब्राइन है और जो आपके पास अमोनिया नीचे से ऊपर आ रही है ये प्रॉपर मिक्स हो जाए, आपके पास प्रॉपर यहाँ पर सैचुरेशन पॉइंट आ जाए। डाली आपने दोनों ऊपर से ही है, लेकिन आपको पता है अमोनिया गैस से ऊपर की तरफ ट्रैवल करेगी और आपका जो सोल्यूशन है ब्राइन सोल्यूशन नीचे की तरफ ट्रैवल करेगा, तो ये आपस में बेटर मिक्स हो जाएंगे। इसी तरीके से सेकंड स्टेप है कार्बोनेशन ऑफ अमोनिएटेड ब्राइन। सेकंड स्टेप आपके पास सॉल्वेशन टावर पे होता है या सॉल्वे टावर पे होता है। इस स्टेप में आप क्या करते हैं, जो आपका अमोनिएटेड ब्राइन है इसको आप ट्रिकल डाउन अ कार्बोनेटिंग टावर अलाउ करते हैं। ट्रिकल का मतलब स्लोली नीचे गिरना, और वो जो आपका कार्बोनेटिंग टावर है इसको सॉल्वे टावर भी कहा जाता है, जिसके अंदर आपके बैफल प्लेट्स फिट की हुई हैं और आपके पास यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है और ये कार्बन डाइऑक्साइड मूव करवाने से आप यहाँ पर बेटर रिएक्शन करवाते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिलती है बाय हीटिंग लाइमस्टोन। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक रॉ मटेरियल है हमारा, हम अपने लाइमस्टोन से इसको अचीव करते हैं। ये जो आपकी बैफल प्लेट्स हैं ये आपके मेक श्योर करती हैं आपका लिक्विड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों एट सर्टेन लेवल पे बहुत छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाए और प्रॉपर मिक्सिंग हो बाय ब्रेकिंग द कार्बन डाइऑक्साइड इनटू स्मॉल बबल्स। आपके पास यहाँ पे रिएक्शन तभी अच्छा होगा जब आपके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऊपर की तरफ ट्रैवल करेगी और बैफल्स की वजह से आपका जो बड़ा सा अगर बबल था कार्बन डाइऑक्साइड का वो छोटे छोटे स्मॉल बबल्स में ब्रेक हो जाए। और जब स्मॉल बबल्स में ब्रेक होगा तो जाहिर है आपके लिक्विड के अंदर भी एरेशन जिस तरह पानी के अंदर की जाती है उसी तरीके से आपके यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड भी हर जगह को प्रॉपर तरीके से टच करके रिएक्ट करवाएगी। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया दोनों आपने रिएक्ट करवाया ब्राइन के साथ, तो अमोनिया आपको अमोनियम आयन में कन्वर्ट होगा और जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बोनेट आयन में कन्वर्ट होगा बाइकार्बोनेट के अंदर। तो रिएक्शन कुछ इस तरीके से यहाँ पर होता है कि आपने अमोनिया जो शुरू में डाला था और कार्बन डाइऑक्साइड है और ज़ाहिर है आपके पास जो ब्राइन है उसके अंदर वाटर मौजूद है, तो आपका यहाँ पर रिएक्शन होके आपको एक अमोनियम आयन मिलता है और साथ में आपको कार्बोनेट आयन मिलता है। ये कार्बोनेट आयन मजीद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्ट करके आपको बाइकार्बोनेट बना के देता है, जिसको हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन भी कहते हैं। तो हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन बोलें या बाइकार्बोनेट आयन बोलें, दोनों एक ही है। एक्चुअल रिएक्शन क्या हो रहा है, आपने अमोनिया को रिएक्ट करवाया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ, तो आपको अमोनियम कार्बोनेट मिला। ये अमोनियम कार्बोनेट मजीद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको अमोनियम बाइकार्बोनेट बना के देगा। यहाँ पर जो अमोनियम और बाइकार्बोनेट आयन है ये रिएक्ट करेंगे आपके सोडियम और क्लोरीन आयन से, और ये आपका ज़ाहिर ब्राइन के अंदर मौजूद होता है, तो आपको ये प्रेसिपिटेट करके देंगे लेस सॉल्युबल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट आपको प्रेसिपिटेट आउट करेंगे और पीछे आपको अमोनियम क्लोराइड आयन मिल जाएगा सोल्यूशन के अंदर। तो ये सोडियम और ये आपका अमोनियम आपस में रिप्लेस हो गए और आपको यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट मिल गया। तो ये सेकंड स्टेप आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर मेन आपका रिएक्शन हो रहा है आपका, क्योंकि ओवरऑल इफेक्ट रिएक्शन का एक्सोथर्मिक है, तो आपका जो टेम्परेचर है मटेरियल का राइज होता है और ये राइज आपके लिए बेहतर है। ये इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या करता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट को भी इंक्रीज कर देता है
और इस वजह से आपके पास यहाँ जो प्रेसिपिटेशन है सोडियम बाइकार्बोनेट की ये कम हो जाती है। लेकिन क्योंकि हमें सोडियम बाइकार्बोनेट भी चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, इसके बरक्स आपके लोअर पार्ट को ठंडा कर देते हैं। जो आपका लोअर पार्ट होता है टावर का उसको हम ठंडा कर देते हैं ताकि जब नीचे की तरफ आपके ये पूरा रिएक्शन होके गिरे तो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेसिपिटेट आउट हो जाए। और आपका सोडियम बाइकार्बोनेट जब प्रेसिपिटेट आउट होता है तो आप उसको वैक्यूम फिल्ट्रेशन की मदद से और फिर जब आप उसको फिल्टर आउट कर लेते हैं तो वॉश कर देते हैं ताकि आपका जो अमोनियम सॉल्ट है वो फ्री हो जाए। यानी कि आपके पास जब मिक्सचर ये आ गया, रिएक्शन ये हो गया, अब आपके ये मिक्सचर में दोनों सेपरेटेबल नहीं है क्योंकि आपका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है और टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हुई है सोडियम बाइकार्बोनेट की। आप नीचे इसको एक अलग चैम्बर में लेके आते हैं जहाँ पर आपके पास टेम्परेचर कम होता है, ठंडा करते हैं उस टावर को, तो आपका ये प्रेसिपिटेट आउट होके नीचे बैठ जाता है और ये अलग आप उसको कर लेते हैं बाय वैक्यूम फिल्ट्रेशन। आप वैक्यूम फिल्ट्रेशन से इसको निकालते हैं और इसमें जो बाकी चीज़ बचती है उसको आप वॉश कर लेते हैं और वॉश आउट करने के बाद आपको अब अमोनियम सॉल्ट अलग से मिल जाता है। ये तो थे आपके दो स्टेप्स। अब चलते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। तीसरा स्टेप है आपका कन्वर्जन टू सोडियम कार्बोनेट। आपके पास वैक्यूम फिल्ट्रेशन से सोडियम बाइकार्बोनेट आ गया। इस सोडियम बाइकार्बोनेट को आप क्या करते हैं, गर्म करते हैं ताकि आपको एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट मिल जाए, जिसको आप सोडा ऐश भी कहते हैं। इसको आप कमर्शियली सोडा ऐश के नाम से भी पहचानते हैं। आप क्या करते हैं, इसको हीट करवाते हैं और आपको सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिली है इस रिएक्शन के बाद ये रिसाइकल की जाती है और इसको वापस कार्बोनेटिंग टावर में डाल दिया जाता है। और जो सोडा ऐश आपके पास आया है इसको रिक्रिस्टलाइज किया जाता है। रिक्रिस्टलाइज हम करते हैं आपके हॉट सोल्यूशन के अंदर, हॉट एक्वस सोल्यूशन के अंदर इसको वापस डालते हैं। और जब इसको आप पानी के अंदर डालते हैं, गर्म पानी करते हैं और ठंडा करते हैं उसके बाद, तो आपको सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यानी कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपको मिलता है। और ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बाद अब डिफरेंट कंपाउंड माने जाते हैं जिसको हम कहते हैं वॉशिंग सोडा। तो अगर आपके पास सोडा ऐश आए तो इसका मतलब ये एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट है। एनहाइड्रस का मतलब जिसके अंदर कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं है। और अगर यहाँ पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के साथ सोडियम कार्बोनेट यानी कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, तो उसे आप वॉशिंग सोडा कहेंगे। ये आपके 3 स्टेप का प्रोसेस था, अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस। और इस तरीके से आपको आपका सोडा ऐश यानी सोडियम कार्बोनेट मिल गया और वॉशिंग सोडा भी आपने निकाल लिया। अब यहाँ पर मटेरियल्स के सोर्सेस क्या हैं, कहाँ से हमें ये मटेरियल, रॉ मटेरियल मिलता है। तो सबसे पहला तो सोर्स है हमारा ब्राइन, जो कि आपको नेचुरल सोर्सेज ऑफ कॉमन सॉल्ट से मिल जाता है। अब चाहे आप वो माइनिंग करवाएं रॉक सॉल्ट की या आप उसे अंडरग्राउंड बेड में से वाटर सोल्यूशन भेज के एक्सट्रैक्ट करवा लें, ब्राइन निकाल लें, तो ये नेचुरली भी आपको मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड को हम निकालते हैं बाय हीटिंग लाइमस्टोन। लाइमस्टोन को आप हीट करते हैं तो आपको क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। तो लार्ज डिपॉजिट आपको नेचर के अंदर मिल जाती है। ये जो आपका क्विक लाइम है ये अब आप इस्तेमाल करते हैं फॉर रिकवरी ऑफ अमोनिया। आपके पास जो अमोनियम क्लोराइड का सोल्यूशन मिला था आफ्टर रिमूविंग सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको आपने वैक्यूम फिल्ट्रेशन से अलग कर लिया था, इसमें आप क्या करते हैं, स्टीम पास करवाते हैं, हीट करते हैं अपने कैल्शियम ऑक्साइड को यानी कि क्विक लाइम को, और फिर आपके पास यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है स्टीम के साथ, आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना के देता है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है अमोनियम क्लोराइड के साथ और आपको अब ये कैल्शियम रिएक्ट करवाएगा इस अमोनियम के साथ, आपको कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा, साथ में आपको वाटर और अमोनिया मिलेगा। ये अमोनिया आप फिर वापस इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट स्टेप के अंदर, यानी आप अपने ब्राइन के साथ इसको भेजते हैं। तो ये सारा का सारा प्रोसेस रिसाइकलेबल भी है। जो भी आपके पास यहाँ पर एक्स्ट्रा मटेरियल निकल रहा है, बाय प्रोडक्ट निकल रहे हैं, वो सारे के सारे रीयूज हो रहे हैं आपके अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस में। ये थी आपके नेचुरल रिसोर्सेज। अब बात करते हैं यूजेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट कहाँ कहाँ हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास सोडियम कार्बोनेट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास या ग्लास वाटर के अंदर इस्तेमाल होता है। तो जो आपका वाटर ग्लास है इसको हम बनाते हैं बाय फ्यूजिंग सोडियम कार्बोनेट विद सैंड। आप सोडियम कार्बोनेट को मिट्टी या सिलिका जिसको हम कहते हैं उसके साथ रिएक्ट करवाएं तो आपको सोडियम सिलिकेट मिलेगा विच इज नोन एज वाटर ग्लास, और साथ में आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। जो आपका ऑर्डिनरी सोडा ग्लास होता है इसको हम मैन्युफैक्चर करते हैं बाय फ्यूजिंग अ मिक्सचर ऑफ सैंड, कैल्शियम कार्बोनेट और एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट जिसको आप सोडा ऐश कहते हैं। ये इसका पहला यूज था। सेकंड यूज इसका आपके पास
जो वॉशिंग सोडा है इसको आप एज अ वाटर सॉफ्टनर भी इस्तेमाल करते हैं। ये क्या करता है, आपके जो कैल्शियम आयंस हैं पानी के अंदर उसको इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट सेपरेट आउट करता है, प्रेसिपिटेट आउट करता है, और आपके पास इस तरीके से जो पानी है वो हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। और तीसरा इसका यूज़ है कि सोडियम कार्बोनेट को आप यूज़ करते हैं इन मेकिंग सोप, पेपर, डिटर्जेंट्स, केमिकल सच एज आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसलिए आप इसको इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट आपका कंपाउंड है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट कॉमनली हम इसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं, और ये आपके पास ऑब्टेन किया जाता है एज प्रेसिपिटेट बाय अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस, लेकिन आप इसको कन्वर्ट कर देते हैं सोडियम कार्बोनेट के अंदर वहाँ पर। अब हमें अगर सोडियम बाइकार्बोनेट चाहिए तो हम क्या करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट को कमर्शियली प्रोड्यूस करवाते हैं बाय ट्रीटिंग सैचुरेटेड सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन विद कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि आप अपने सोडियम कार्बोनेट को वाटर के अंदर ऐड करें और उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएं और फिर उसको आप ट्रीट करवा दें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो आपको यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट मिल जाता है। इसके यूजेस आपके पास एज अ बेकिंग पाउडर इस्तेमाल किए जाते हैं, या फिर इसको मेडिसिन में या इसको एंटी एसिड के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट कंपाउंड को, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको आप कास्टिक सोडा भी कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा आपके पास इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड है इंडस्ट्री के लिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपके पास बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्री के अंदर। ये आपके पास बहुत ही ज़्यादा केयरफुली हैंडल करना पड़ता है बिकॉज ये कास्टिक टू टच होता है और ये आपको पेनफुल बर्न्स भी देता है। अगर आपको ये लग जाए तो आपको जलन भी बहुत होती है, और ये ज़्यादातर आपके पास कास्टिक सोडा इसका नाम इसी वजह से क्योंकि ये आपके पास कास्टिक टू टच होता है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड आपके पास आजकल ज़्यादातर इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस के थ्रू मिलता है, और ये इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस आपके पास कास्टनर-कैलनर प्रोसेस कहलाता है। कास्टनर-कैलनर प्रोसेस आपके पास इस्तेमाल किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इस प्रोसेस की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग क्या है उसको थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करते हैं। आप क्या करते हैं, आप इलेक्ट्रोलाइट बनाते हैं जिसमें 25% वेट बाय वेट सोल्यूशन होता है आपका सोडियम क्लोराइड का, जिसमें आपके पास आयंस आते हैं सोडियम और क्लोरीन के। आप अपने NaCl को पानी के अंदर ऐड करवा के उसको आयंस में ब्रेक करवा देते हैं। अब जो आपके पास एनोड है इसके अंदर टाइटेनियम प्लेट्स लगी हुई होती हैं जहाँ पर आपका क्लोरीन लिबरेट होता है। आपके पास क्लोरीन उस टाइटेनियम प्लेट्स के पास जाता है और वहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करता है, जो कि ऑक्सीडेशन का आपके पास फिनोमेना है, और आपको क्लोरीन गैस मिल जाती है, लिबरेट आउट हो जाती है। और जो आपका कैथोड है ये आपके पास बेसिकली कोई इलेक्ट्रोड नहीं है, इट इज़ अ स्ट्रीम ऑफ फ्लोइंग मर्करी। आपके पास मर्करी फ्लो हो रहा है और मर्करी बिहेव कर रहा है एज अ कैथोड। अब अगर हम ऑर्डिनरी किसी प्रोसेस की बात करें इलेक्ट्रोलिसिस के ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो उसके अंदर ज़ाहिर एक्वस सोल्यूशन है, पानी मौजूद है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन ये आपके पास लिबरेट होते हैं एट कैथोड एंड एनोड रेस्पेक्टिवली। अब आपका जो हाइड्रोजन आयन है ये ज़्यादा आसानी से डिस्चार्ज हो जाता है एज कम्पेयर टू सोडियम आयन। इस वजह से आपके पास दूसरे मेथड, दूसरे प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस के मौजूद हैं। लेकिन अगर हम बात करें कास्टनर-कैलनर प्रोसेस की, तो हाइड्रोजन आयंस जितने भी हैं ये इजीली डिस्चार्ज नहीं हो सकते। वजह उसकी एक है हाई वोल्टेज आपके पास हाइड्रोजन आयंस के लिए रिक्वायर है। यहाँ पर हम क्योंकि हाई वोल्टेज नहीं दे रहे तो आपके पास सोडियम आयन जो है वो इजीली डिस्चार्ज हो जाते हैं मरकरी सरफेस के ऊपर। मरकरी सरफेस पे आपके हाइड्रोजन डिस्चार्ज आराम से नहीं होता, लेकिन सोडियम आराम से हो जाता है। और ये जो सोडियम है ये डिस्चार्ज होने पर यानी कि आपके पास मरकरी के साथ ये डिसॉल्व हो जाता है और एक नया कंपाउंड, एक नया मिक्सचर बना के देता है जिसको हम कहते हैं अमलगम। तो पहले अब हम डायग्राम को थोड़ा सा समझ लेते हैं। आपके पास ये डायग्राम है, इसके अंदर ये जो चेम्बर है आपने यहाँ से सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन यानी ब्राइन को भेजा हाई स्पीड में, और यहाँ से आपके पास यूज्ड सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन बाहर आ गया। यहाँ पे आपके पास मरकरी फ्लो हो रहा है। ये जो आपके पास मरकरी फ्लो हो रहा है, इधर जो सोडियम जितना भी अलग हुआ, ज़ाहिर है यहाँ से क्लोरीन इसके ऊपर अटैच हो गया और यहाँ पर अटैच होने के बाद इस पोर्शन पे आ गया, और यहाँ पर क्लोरीन आने के बाद यहाँ से लिबरेट आउट हो गया। अब जो इसके बरक्स सोडियम आयन था वो ट्रैवल करके इस मरकरी के पास आएगा और यहाँ पर मरकरी के साथ अटैच होकर अमलगम बना लेगा, और ये आपके पास एक नए चैम्बर में जाएगा जिसको आप कहते हैं डिन्यूडर। डिन्यूडर का काम क्या है, सेपरेट करना है सोडियम आपका जो मरकरी के साथ है उसको हटाएगा, और यहाँ से मरकरी आपके पास फ्रेश दोबारा से जाएगा मरकरी पंप में।
ये क्या करेगा, सिंपली मर्करी को पंप करके वापस इसी पोजीशन पे दोबारा से फ्लो करवाएगा। अब यहाँ जो डिन्यूडर है, यहाँ पर आपके पास ये ग्रेफाइट ब्लॉक लगा हुआ है, आपका वाटर यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पे ग्रेफाइट क्या करता है, आपके सोडियम को अलग करता है और वाटर के साथ ये मिलके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और जो हाइड्रोजन बचता है उसको भी सेपरेट आउट करते हैं। तो यहाँ एक ही प्रोसेस से आपको तीन चीज़ें मिल रही हैं, एक क्लोरीन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ज़रा इनके रिएक्शन को थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। आपके पास यहाँ पर जो सोडियम है ये मरकरी के पास जाएगा, वहाँ पर जाके अपने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और आपके पास एटम बनाएगा। तो ये आपके पास रिडक्शन प्रोसेस होगा। अब जो आपका सोडियम है ये मरकरी के साथ मिलके एक अमलगम बना के देगा। अब ये जो मरकरी है ये अपने साथ डिजॉल्व सोडियम रखता है और इसको आप भेजेंगे अनदर चैम्बर में, जिसको डिन्यूडर कहते हैं, जहाँ पे आपके पास सोडियम रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, फॉर्मिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर। तो ये रिएक्शन है इसका, आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर मिलता है और मरकरी फ्री स्टेट में आपको मिल जाता है। ये आपका मरकरी दोबारा रिसाइकल होगा टू डिजॉल्व मोर सोडियम, आप उसे वापस भेजेंगे, ये और सोडियम को अपने साथ डिजॉल्व करेगा। तो ये जो डिन्यूडर है इसको पैक किया जाता है विद ग्रेफाइट ब्लॉक्स, ताकि जो आपके पास हाइड्रोजन है इसको इजीली लिबरेट करवाया जा सके ओवर ग्रेफाइट सरफेस। ये सोल्यूशन आपके पास जो कि फ्लो करके बाहर निकल रहा है डिन्यूडर से, ये वो सोल्यूशन है जिसमें NaOH आप अलग करते हैं और ये जो NaOH है इसको फिर आप इवेपोरेट करवाते हैं, ड्राई करते हैं, ताकि आपको इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड या आपका पाउडर मिल जाए। अब इस प्रोसेस के कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस ये कि ये जो प्रोसेस है ये एफिशिएंट है, इस प्रोसेस में आपके पास जो प्रोडक्ट है हाई प्योरिटी का मिलता है। तीसरा ये कि जो आपके पास रिएक्शन बिटवीन NaOH एंड क्लोरीन मॉलिक्यूल है ये आपका अवॉइड किया जाता है बाय ऑब्टेनिंग NaOH एंड क्लोरीन इन सेपरेट चैम्बर्स, अलग अलग खानों से आप इनको ऑब्टेन करते हैं। ये तो सारे इसके एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें तो आपके पास जो प्रोसेस है ये हाई क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। और दूसरा ये कि चाहे आप जितने भी स्ट्रिक्ट कंट्रोल कर लें फिर भी मरकरी वेपर्स आपके स्केप हो जाते हैं फ्रॉम द फैक्ट्री, और ये जो मरकरी है ये कंटामिनेट करता है सी वाटर को। ज़ाहिर है ये आपके पास प्लांट ज़्यादातर सी वाटर के करीब ही लगा होता है, और ये जो आपका मरकरी है ये उसके बाद जब स्केप कर जाएगा तो ये टिश्यू का पार्ट बन जाता है ऑफ मरीन एनिमल्स एंड प्लांट्स, जिसकी वजह से आपके पास जो फूड चेन है उसमें पॉल्यूशन आ जाती है, और इसी वजह से आपके पास यूज़ ऑफ दिस प्रोसेस हैज़ बीन बैंड। आपका ये प्रोसेस बैन कर दिया गया है और इसकी जगह यूज़ करते हैं गिब्स डायफ्राम सेल। ये जो आपका प्रोसेस है आपकी किताब में नहीं डिस्कस किया, अगर आप इसको फिर भी पढ़ना चाहते हैं तो नेट पे जाके सर्च कर सकते हैं, आपको ये प्रोसेस भी मिल जाएगा डिटेल में। इस प्रोसेस में आप मरकरी को एटलीस्ट इस्तेमाल नहीं करते, फिर भी आपके पास जो प्रोडक्ट है वो हाई प्योरिटी का आता है, तो ये प्रोसेस अब हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ तक तो हमने प्रोसेस को डिस्कस कर लिया, अब चलते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ और यूजेस की तरफ। सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रॉपर्टीज़ और यूजेस क्या हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की कुछ इस तरीके से कि ये वाइट डाइलिक्विसेंट और स्लाइटली ट्रांसल्यूसेंट सॉलिड है। इसके अलावा ये मेल्ट होता है 322 डिग्री सेल्सियस में और ये डिकम्पोज होता है, मेल्ट करने के बाद ये डिकम्पोज हो जाएगा। ये हाईली सॉल्युबल होता है पानी के अंदर और डिसोल्यूशन इवॉल्व्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट। जब आप इसको पानी में डालते हैं ये सोल्यूशन बनाता है तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी अपने अंदर से निकालता है। ये तो थी इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ। केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले तो हमें ये पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अल्कली है और ये आयनाइज हो जाता है फुली एज सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। ये किसी भी सोल्यूशन के अंदर डायरेक्टली आयनाइज हो जाएगा, और क्योंकि ये अल्कलाइन कैरेक्टरिस्टिक रखता है, अल्कलाइन प्रॉपर्टी यानी कि बेसिक प्रॉपर्टी रखता है, तो ये एक्शन ऑन इंडिकेटर्स यानी कि लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। बेसिक नेचर होती है तो आपके रेड को ये ब्लू में कन्वर्ट कर देता है कलर में, और ये आपके पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवाता है, यानी कि आपका ये अगर बेस है और ये एसिड है तो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे, आपको सॉल्ट और वाटर बना के देते हैं। तो ये आपका अल्कलाइन यानी बेसिक नेचर रखता है। दूसरा आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है अमोनियम सॉल्ट के साथ ऑन वार्मिंग एंड लिबरेट्स अमोनिया, यानी कि आप इसको रिएक्ट करवा दें अमोनियम क्लोराइड के साथ तो आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड और NaCl सॉल्ट बना के देगा। ये जो आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड है देन इट डिकम्पोजेज एंड फॉर्म अमोनिया एंड वाटर। तो आपके पास यहाँ पर ये डिकम्पोज होता है गर्म करने पर। ये इसकी सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी इसकी है कि ये इट प्रिसिपिटेट्स इन सॉल्युबल मेटल हाइड्रोक्साइड फ्रॉम देयर सॉल्ट, यानी कि आप आयरन है इसके NaOH से आप OH निकाल लेते हैं तो
तो आपको ये आयरन हाइड्रोक्साइड बना के देता है। लेकिन अगर बात करें डिफरेंट हाइड्रोक्साइड्स की और वो अगर एम्फोटेरिक हैं तो ये रीडिजॉल्व हो जाता है एक्सेस अमाउंट में और सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है फिर कॉम्प्लेक्स एनाइंस। जैसे कि ये आपके पास मज़ीद अगर रिक्वायरमेंट है, पहले NaOH ने अपने OH आइंस दिए और आपको जिंक हाइड्रोक्साइड बना के दिया, मज़ीद ये एक्सेस क्वांटिटी में अगर देंगे तो ये अपने अंदर से और हाइड्रोक्सिल आयन निकाल के देगा और आपको एक कॉम्प्लेक्स हाइड्रोक्साइड आयन बना के देगा अगर ये आपके पास एम्फोटेरिक नेचर का है। तो ऑलरेडी आपको जिंक हाइड्रोक्साइड यहाँ मिल गया था, लेकिन यहाँ पर आपको टेट्रा हाइड्रोक्सोजिंकेट 2 आयन, ये आपको नेमिंग चैप्टर 5 से समझ आएगी कि आप यहाँ पे नेमिंग किस तरीके से कर रहे हैं। तो बहरहाल आपको यहाँ पर अगर एम्फोटेरिक नेचर होगी तो ये डिफरेंट एक्सेस क्वांटिटी में डिफरेंट कॉम्प्लेक्स आयंस फॉर्म करके देगा। ये तो थी आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब चलते हैं इनके यूजेस की तरफ। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका इस्तेमाल किया जाता है इन द प्रिपरेशन ऑफ वैरायटी ऑफ केमिकल्स जैसे कि फॉस्फीन, सोडियम क्लोरेट 1 और 5। तो डिफरेंट आपके पास प्रोडक्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है इन द प्रिपरेशन। इंडस्ट्रियली अगर हम बात करें तो इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट, पेपर मेकिंग या आप मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। और अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की स्पेसिफिकली बात करें तो इट इज़ यूज इन द ब्लीचिंग या डाइंग प्रोसेस। और इसके अलावा मर्सराइजिंग कॉटन, मर्सराइजिंग आप कहते हैं कि आप उसकी स्ट्रेंथ अगर बढ़ानी है तो आप उसमें इस्तेमाल करते हैं अपने कास्टिक सोडा को, या इन द प्रोडक्शन ऑफ रेयन। तो ये सारे इसके कुछ यूजेस हैं आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड के। अब ये तो बात हो रही थी अल्कली मेटल्स की। अब हम बात करते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। तो कंपाउंड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जैसे कि आपके पास मैग्नीशियम सल्फेट है जिसको आप इप्सम कहते हैं, और आपके पास मैग्नीशियम सल्फेट ज़्यादातर नेचर के अंदर इन द फॉर्म ऑफ कैसराइड पाया जाता है। कैसराइड का कुछ ये फॉर्मूला है। इसको आप प्रिपेयर करते हैं बाय द रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऑन मैग्नीशियम मेटल या उसके ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट एक्सेट्रा। तो फॉर एग्जांपल अगर आप अपना मैग्नीशियम लें, उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करवा दें तो मैग्नीशियम सल्फेट मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आप मैग्नीशियम ऑक्साइड लें, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम कार्बोनेट, सबके साथ सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करवाने पे आपको मैग्नीशियम सल्फेट मिलेगा, साथ में उसके डिफरेंट बाय प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे। इसके अलावा आपके पास जो हेप्टाहाइड्रेट फॉर्म होती है मैग्नीशियम सल्फेट की, ये आपके पास सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है मैग्नीशियम सल्फेट, और इसको कॉमनली आप इप्सम सॉल्ट के नाम से पहचानते हैं। ये इप्सम सॉल्ट ज़्यादातर आप इस्तेमाल करते हैं एज अ माइल्ड परगेटिव। माइल्ड परगेटिव का मतलब आप इसको इस्तेमाल करते हैं अपने पेट के दर्द या इससे रिलेटेड कोई भी दवा वगैरह बनाने के लिए। इसके अलावा इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर। ये आपके पास जब क्रिस्टलाइन इप्सम सॉल्ट को हीट करते हैं तो आपके पास जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है उसको लूज करता है और आपको एनहाइड्रस मैग्नीशियम सल्फेट बना के दे देता है। तो ये आपके पास मैग्नीशियम सल्फेट से रिलेटेड टॉपिक था। अब नेक्स्ट है आपका कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट आपके पास नेचर के अंदर पाया जाता है एज एनहाइड्राइड। ये आपके पास ऑल्सो डाईहाइड्रेट फॉर्म में पाया जाता है। और जो आपका कैल्शियम सल्फेट है इट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉलिड, और ये आपकी परमानेंट हार्डनेस वाटर के अंदर क्रिएट करता है। अब जो कैल्शियम सल्फेट आपको नेचुरली मिलता है इन द फॉर्म ऑफ ओर, उसे आप जिप्सम कहते हैं, जिसका फॉर्मूला कुछ ये है। इसको आप हीट करें अगर अबाउट 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो ये अपने वाटर का कुछ क्रिस्टलाइजेशन पार्ट रिमूव करता है, लॉस कर देता है और कन्वर्ट हो जाता है इनटू कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। यानी कि आपके पास 2 मोल्स अगर वाटर के थे तो अब वो 0.5 हाफ मोल में रह जाता है। और इस प्रोडक्ट को आप कॉमनली यूज़ करते हैं या कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस आप ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं फॉर डेकोरेशन पर्पज़ या बिल्डिंग के आप जब रेनोवेशन करवा रहे होते हैं या कुछ भी आपने बनाना है तो आप प्लास्टर ऑफ पेरिस को इस्तेमाल करते हैं। रिएक्शन कुछ इस तरीके से कि आपके पास ये जिप्सम है, इसको आपने हीट किया तो इसने प्लास्टर ऑफ पेरिस में अपने आप को कन्वर्ट कर दिया और साथ में वाटर मॉलिक्यूल अपने लॉस कर दिए। तो जब भी आप एट हाई टेम्परेचर जिप्सम को रखेंगे तो वो अपने वाटर क्रिस्टलाइजेशन को लूज करेगा और आपको एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट बना के देगा। ये जो एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट और जिप्सम है ये आपके पास मेन सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड भी है, और इसको आप इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो आपका जिप्सम है इसको हम मेकिंग ऑफ सीमेंट में भी इस्तेमाल करते हैं। सीमेंट को अगर बनाना है तो सीमेंट इंडस्ट्री में भी जिप्सम इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्लास्टर ऑफ पेरिस की, तो जब भी आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस वाटर के साथ मिक्स होगा तो अबाउट 5 मिनट्स के अंदर अंदर वो एक हार्ड सॉलिड मास बना के देगा। और जब आपके पास ये प्लास्टर ऑफ पेरिस सेट हो जाएगा यानी वाटर ऐड करवा दिया तो ये एक्सपेंड होता है।
इस वजह से, इस प्रॉपर्टी की वजह से आप इसको इस्तेमाल करते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ मोल्ड्स, जो कि बाद में यूज़ किए जाते हैं सर्जरी और कास्टिंग वगैरह के अंदर। अब हमारे पास यहाँ पे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर एक प्रोफेसर थे ऑडलिंग, उन्होंने सजेस्ट किया था फॉर्मूला ब्लीचिंग पाउडर का, दैट इज CaOCl, या इसको आप ये भी कह सकते हैं CaOCl2। ये आपका फॉर्मूला डिपेंड करता था ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल परसेंटेज ऑफ क्लोरीन। और ये जो ब्लीचिंग पाउडर है आपका, इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन लार्ज स्केल बाय हेसन-क्लेवर प्रोसेस। इस प्रोसेस में आपके पास जो प्लांट है इसके अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ आयरन सिलेंडर मौजूद होते हैं, जिसके अंदर क्लोरीन को पास करवाया जाता है, कांटेक्ट करवाया जाता है विद स्लेट लाइम। स्लेट लाइम के साथ आप क्लोरीन को रिएक्ट करवाते हैं, तो आपके पास ये कुछ रिएक्शन होके आपको ब्लीचिंग पाउडर और वाटर फॉर्म करके देता है। ये जो ब्लीचिंग पाउडर आपको मिला है इसको आप कलेक्ट कर लेते हैं अलग से। ये एक वाइट अमॉर्फस पाउडर होता है जिसकी स्मेल क्लोरीन की तरह होती है। अब इसके कुछ रिएक्शंस हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं। आपका ब्लीचिंग पाउडर जनरली यूज़ किया जाता है विद रीजनेबल क्वांटिटी ऑफ वाटर। एक्वस सोल्यूशन के अंदर ये क्या करेगा, आपके क्लोरीन को लिबरेट करेगा। आप अपने ब्लीचिंग पाउडर को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं, आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन मिलेगा। इसके अलावा जब आप इसको एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो आपका उसी तरीके से ये रिएक्शन करके कैल्शियम क्लोराइड, वाटर और क्लोरीन देगा। इस रिएक्शन में भी आपको क्लोरीन सेपरेट आउट करके मिल जाता है। और अगर आप अपने ब्लीचिंग पाउडर को रिएक्ट करवाते हैं एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर है, यानी कि आप उसको एक बर्तन में लेके रख दें और उसे खुला कर रख दें, उसको कवर ना करें, तो आपके पास HOCl हाइपोक्लोरस एसिड निकलेगा। आप अपने ब्लीचिंग पाउडर को, जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर वाटर कंटेंट मौजूद है, इसको आप एज इट इज छोड़ दें तो आपका ब्लीचिंग पाउडर कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड और हाइपोक्लोरस एसिड के अंदर। अब इसके कुछ यूजेस हैं। सबसे पहला ये कि आप इसको इस्तेमाल करते हैं फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। एक और यूज़ भी इसका है कि जो आपके स्विमिंग पूल्स वगैरह हैं उसको आपने अगर डिसइंफेक्टेंट करना है या स्टेरिलाइज करना है तो आप उसमें भी अपना ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं। इसके अलावा ये कि आप इसको यूज़ करते हैं फॉर ब्लीचिंग ऑफ कॉटन, लिनन एंड पेपर पल्प। इसके अलावा आप इसको यूज़ करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन गैस एंड क्लोरोफॉर्म। तो ये कुछ इसके यूजेस हैं और ये आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। यहाँ पर आपका चैप्टर 3 पूरा कंप्लीट हो जाता है। हमने ये चैप्टर पूरा रिवाइज किया है। ये याद रहे जो वीडियो लेक्चर हैं, ये अगर आप पहली दफ़ा सीख रहे हैं इस चैप्टर को तो हो सकता है आपको पहले दफ़ा में ज़्यादातर चीज़ें समझ ना आएँ। तो उसके लिए या तो आपको इस वीडियो को बार बार देखना पड़ेगा या फिर पहले आप किसी टीचर से प्रॉपर तरीके से पढ़ लें और उसके बाद इस चैप्टर को देख के रिवाइज करें। इस चैप्टर की रिकॉर्डिंग का बेसिक मकसद उन स्टूडेंट के लिए जो या तो इसको रिवाइज कर रहे हैं या वो MCAT या ECAT की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्होंने एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी करनी है, तो ये लेक्चर उनके लिए रिवीजन लेक्चर के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपका पूरा चैप्टर नंबर 3 आज रिवाइज हो गया, डिस्कस हो गया। अगर कोई भी बात आपको समझ नहीं आई तो उस टॉपिक को दोबारा रिवाइंड करके 2-3 दफ़ा, एक दफ़ा में कुछ समझ नहीं आएगा, 2-3 दफ़ा रिवाइज करें, रिवाइंड करें और दोबारा से लेक्चर अटेंड करें। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।